खाना खाते थे, कितना अच्छा। इसलिए पहले बुजुर्गों का पेट साफ रहता था, ये महिलाओं के मासिक धर्म नियमित रहते थे, श्वेत प्रदर नहीं होता था, पुरुष के धातु सही कारण भोजन अच्छे तरीके से ग्रहण करें। हम थे पेट साफ के ऊपर, इस अवस्था में पेट साफ होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना होगा, थोड़ा सा दबाव उल्टे पासे, खब्बे पासे, लेफ्ट साइड, इस पैर के ऊपर रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि जो बड़ी हाथ है ना, वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाती है, सीधे हाथ से जाएगी बड़ी हाथ, उल्टे हाथ की तरफ जाके नीचे रेक्टम में जो मलद्वार है उसके अंदर जाके मिल जाती है, मलाशय जिसको हम कहते हैं, यहाँ से निकले। अब इसको यहाँ से दबाने से तो कोई लाभ नहीं, गंदगी तो यहाँ पे, तो उल्टी साइड से थोड़ा सा दबा दो, मन आसानी से निकलेगा। तो ओकड़ू बैठ के हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट साइड वजन रखो, आपका पेट अच्छे से साफ है। अंतर महसूस करके देखना, अगर प्रयोग करोगे ना, खुद पे ही करके देखो, अंतर आ गया। लेकिन सीधी तरफ दबाव देके देखो, पेट साफ होने में दिक्कत आएगी, खुशी से नहीं होगा, लेकिन उल्टी साइड देकर देखो, अच्छा रहेगा। बीच में थोड़े से दूर हो जाओ, फिर वापस दबा लो, मानो पिचकार के शरीर को अच्छे से साफ करना है। गंदगी निकल गई तो खाना भी अच्छे से खाएगा, भूख भी लगेगी और वो शरीर में पचेगा। इस तरह बैठ गए। दूसरा नियम क्या रहता है, अगर कोई मेहनत वाला काम करना है तो ऊर्जा एनएस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं, गुदाद्वार को जितना खींचोगे उतना जोर ज्यादा लगता है। कोई भारी चीज उठानी है, आपका ध्यान नहीं दिया होगा, आपके हिप्स टाइट होते तभी वजन वाली चीज उठती है। किसी को धक्का लगाने वो तभी होगा जब हिप्स आपकी पूरा जोर लगाएंगे, माने ऊर्जा नीचे से ऊपर जाती है। अब अगर इसको उल्टा कर दे तो माने जाड़ को जोर से दबाए तो एनएस पॉइंट की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है। तो जब भी मलद्वार निकालने के लिए जाओ, पेट साफ करने की जाड़ थोड़ी जोर से दबाओ, आपका पेट साफ और अच्छे से होगा। ओकड़ू बैठ के लेफ्ट से दबाई दिया और थोड़ा सा जाड़ को दबा दिया, आपके एनएस पॉइंट की मांसपेशियां रिलैक्स है। सिर्फ और सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव है जो मल त्याग करने के बाद अपनी मांसपेशियों को संकुचित या संकुचित नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन नहीं करता। हर जीव करता है, चाहे कुत्ता है, घोड़ा है, बैल है, गाय है। जैसे ही गोबर का त्याग करती है 5 से 7 बार अपने गुदाद्वार को अंदर बाहर करती है, हम कर नहीं पा रहे, करते नहीं। दिन में भी तो कर सकते हो, ताकि जो शरीर के दबाव के कारण मल को निकाल, जोर भी लगाते गई तो शरीर की मांसपेशियां बाहर चलेगी, वापिस अपनी जगह नहीं जा पा रही, इसलिए सारा दिन पीड़ा होती, बैठा नहीं जाता। शरीर के निकलने का कारण ये, एक तो पेट साफ, दूसरे उसका अभ्यास ही नहीं रहते। अश्विनी मुद्रा कहते हैं, जिसमें एनएस पॉइंट को खींचते हैं, खींच के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मूलाधार रहता है, जो मूलबंध होता है जिसको हम खींचते हैं, वो इसके अंदर काम करता है। तो मूलबंध का प्रयोग नहीं कर सकते। अश्विनी मुद्रा का सरल सा तरीका क्या है, जब भी आपने मल त्याग कर लिया, लगता है शरीर बाहर निकल गया, एनएस पॉइंट के माध्यम से हाथ यहाँ रखो, थोड़े से ऊपर उठ जाओ। इस अवस्था में शरीर का भाग नीचे की तरफ है तो मांसपेशियां अपनी तरफ अंदर सिकुड़ जाती है। जिसको लगता है ना, महिला पुरुष कोई भी है, ऐसे ज्यादा देर बैठ के जोर लगाया, एनएस पॉइंट की मांसपेशियां शरीर से बाहर आ गई, जोर आ गया, तो हाथ आगे रख के थोड़ी देर इस तरह रहना, धीरे धीरे महसूस करोगे आपकी सारी मांसपेशियां अंदर चली गई, आप अपने आप को ठीक कर लो। हर जीव की अवस्था तो यही है, हर एक की रीढ़ की हड्डी किस तरह है, हमारी इस तरह, इसलिए हमें दिक्कत आती है। तो पेट साफ करने के बाद आप कुछ समय इस तरह रहना, 1 से 2 मिनट कुछ सेकंड रहना, आप खुद महसूस करो कि शरीर अपनी जगह चला गया। गाय भैंसों में होता है, शरीर निकल जाता है ना, अगर उसे खड़ा होने दिया गया तो उसका शरीर ठीक है, और मूर्खता के कारण अरे तू जा डॉक्टर को बुला के रहा, उसके सांकल बांध के अरे खड़ा ना होने दे इसको, वो शरीर निकल जाएगा सारा। कहाँ से पता चला, कहाँ से सीखी, वहीं से तो पता चला, बुजुर्गों ने सिखाया हमें। अगर पशु कोई भी है तो उसका आसन ही ऊपर ही रखते हैं, जिससे बैठते हैं पीठ ऊपर रखते हैं, ताकि शरीर, उनसे सीख लो। कहीं जाने की आवश्यकता है, सीख तो हर जगह है, सीखोगे वहां से मिलेगा आपको। तो कोशिश करना पेट साफ, जिसका समस्या आपको महसूस होती है, कि आप जाते हो फील्ड में आपको दिक्कतें महसूस होती है, आप बताओ उनको कि पेट साफ करने के बाद हाथ नीचे रखिए, तो वैसे इसको कहते हैं पर्वतासन। पर्वत का ये रहता है कि ये भाग ऊपर है, तो जो भार रहेगा वो अपने आप ही नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपकी आंतें अपनी जगह रहेगी हमेशा। तो पेट साफ करें, सफाई की, आप ऊपर हो जाए, अपने आप पेट साफ होना और दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इतना करने की बात नहीं बन रही, इसका मतलब थोड़ी सी अभ्यास करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, आराम से बैठो, सुबह पानी पीने का कहते हैं कि पानी पियो, पानी पीने के बाद सिर्फ अभ्यास करोगे तो आपका पेट साफ होगा, नहीं कमर दर्द ठीक होगी। बैठे बैठे दोनों पैरों को मिलाया इस तरह, पानी पीने के तुरंत बाद, सुबह गर्म पानी पीते हो ना, जिसका पेट साफ नहीं होता उसके लिए इस तरह बैठ जाओगे, पैरों को एक तरफ लेके जाओगे, पैर के ऊपर पैर आ जाएगा, गर्दन उसकी दूसरी तरफ, फिर इसको वापस करना, रोकना नहीं, लगातार करना है। 30 बार इधर, 30 बार इधर। हाँ, जिसके गोलू मोलू बीच में ढोल से अटक रहा है उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ, तो इसको बार बार करोगे, कितनी बार, 30 बार, 30 बार इधर, 30 बार इधर, और फिर पेट साफ अगर जितना अच्छे से हो जाता है वो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को करने के लिए करें, आंतों का अभ्यास करो, आपके
रहे हो, बढ़िया छोटी आता है, उनकी मसाज हो रही है, ठीक हो जाएगी। दूसरा अभ्यास इसी में जोड़ दो, पैरों को खोलकर, एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर अच्छे से आराम से, एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी, इसमें गर्दन सीधी रहेगी, दाएं बाएं नहीं करना। पैर मिला के किया था उसमें तो अपोजिट था, लेकिन पैर खोलकर किया तो गर्दन सीधी रहेगी, इसमें दाएं बाएं नहीं करनी, आपकी गर्दन सीधी रहेगी, आपको खुद महसूस करोगे। वैसे तो उदर आकर्षण एक अभ्यास होता है जिसमें इस तरह बैठ के किया जाता है, ये चीज होती है, लेकिन ये करनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बैठ के ही बताया, ठीक है? तो इतना आप आसानी से कर लोगे। ये अगर आप 2-3 महीने आओगे उसके बाद हो जाएगा। ये आगे निकलते जा हाँ मैं चाहते हैं, हाँ आगे शरीर निकलता है, फिर उठाना पड़ेगा, ये नॉर्मल सी चीज आगे खींच सकता है शरीर, क्योंकि आगे पीछे होते जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं आप पूरी मत सोचते, कौन सा उधर इस तरह बैठे हो, ये गोडा इस पैर के यहाँ पे लो, ये वाला इधर लगाओ, यहाँ पे नहीं, क्या ऐसे लगे, एडी एडी का देखो कपड़े पार मैं आज उसी साथ से आधा घंटा लगाया ड्रेस साइड। तो चलिए देखिए, मेरी कोशिश ये है, जो मुझे सीखने को मिला, जो मैं कुछ सीख पाया थोड़ा बहुत, वो सारी चीजें हर एक को बता दूं, हर कोई सीख ले, ताकि निर्भरता ना रहे किसी पे। हम कल को यहाँ है नहीं है, लेकिन ये चीज तो सीख लो। हर व्यक्ति के साथ वो चीजें खत्म हो जाती है। हम भी इसी कारण पीछे हो गए। हमारे जो वेद ग्रंथ थे ना, वो उसमें नहीं थे, पोथियों में नहीं थे। जो बुजुर्ग थे ना 70-80 साल के, 90 साल के, उनके अंदर थे, वो थे ग्रंथ। तो उन्होंने अनुभव लिया 80 साल का, उसके पास कितना कुछ है सीखने के लिए, उनके पास बैठना छोड़ दिया, वो वैसे के वैसे खत्म हो गया। जो 80-90 साल का बुजुर्ग जा रहा है बिना कुछ बताए, खत्म हो गया। वो कला कहाँ चली गई जो पहले थी। इसलिए जब भी मौका मिले, अपने से बड़े आयु के, आयु से नहीं अनुभव से जो बड़ा है, उसके पास बैठो। खाली बैठे चर्चा करोगे तो उसकी सुनो। 60, अब तो 40 के बाद होता है, 40 के बाद बात का समय शुरू हो जाता है। बात माने वो बोलना चाहता है बहुत ज्यादा, क्यों? कोई सुनने वाला नहीं है उसको, वो बताना चाहता है, आप नहीं सुनोगे तो टोकना शुरू कर देते हैं। इसलिए बुजुर्ग आदमी आपको डांट टपट ज्यादा लगाते लगता है, कारण उनकी अवस्था ही ऐसी। अगर बुजुर्ग ऐसे जा रहे हैं तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं, उनसे ले लो जो कुछ लेना है। लड़कियां ज्यादातर यही करती हैं, मायके जाती है, माँ कहती बेटा ऐसे हो गया, अरे कुछ नहीं, कारण आप युवा हो, आपको दिक्कत नहीं है, उस माँ को है, उस पिता को है। आप वैसे जब गुजर जाएंगे फिर रहोगे, तो क्यों जाने दे रहे? मत जाने दे। वो अपने अनुभव को संजोए हुए हैं, हम भी तो वही करें। 40 साल आपने लिए, अपने बच्चों को दो। और परिवार इसी से बनता है। 3 ही चीजें होती है परिवार को बनाने वाली, एक बच्चा होता है, एक युवा होता है, एक बुजुर्ग होता है। और सरल करो, एक खाली व्यक्ति होता है, एक जो अनुभव ले चुका, कुछ कच्चा पक्का होता है, और एक भरपूर अनुभव वाला होता है। तो खाली और भरे को मिला दो, पोते पोतियों को दादा दादी से मिला दो, वो अपने आप ही संस्कारवान हो जाएंगे। जरूरत नहीं, इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास भरपूर है, इसलिए उन्हें दादा दादी कहानी अच्छी लगती है। लेकिन ये बीच वाला समस्या का घर है ना, युवा, इसने कबाड़ा कर दिया। ये तो अगर वो मिले हुए थे तो भी घर से बाहर था, इसको तो अपना ही काम करना, माने ये कमाएगा। बुजुर्ग कमा नहीं सकते, बच्चे कमा नहीं सकते, युवा को कमाई करनी थी, ये तो पहले भी बाहर था। अब क्या किया, बुजुर्गों को तो उठा के वृद्धाश्रम में भेज दिया और बच्चों को बाल केंद्र में डाल दिया, और खुद तो वैसे के वैसे। अब इससे नुकसान क्या हुआ, जो यूट्यूब के अंदर जो कहानियां सुनता है, स्टोरी, उसमें बहुत अच्छे से कलरफुल करके बताया जाता है, बच्चे को दिखने में अच्छी लगती है। लेकिन उसके अंदर एक सुविधा भी होती है, फोन के अंदर क्या सुविधा रहती है कि मुझे कार्टून पसंद नहीं, बोल देता है माइक के ऊपर जाके, ये वाला कार्टून चलाओ, ये वाली फिल्म चलाओ, या जो भी वो देख रहा होता है। ठीक है, इससे क्या हो, उसके मन में एक चीज पैदा होगी कि जो चीज आपको अच्छी ना लगे वो बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है, सिर्फ बोलना है, लेकिन सामान्य जीवन में तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए वो आदी हो जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। कारण जो चीज उसने सीखी 3-4 साल तक कि बोलने से काम चल रहा है, नहीं पसंद तो बदल दो, अब वो स्वभाव में आ गया। अब शादियां होती है, जैसे आपके फोन पे वैलिडिटी होती है ना, पैसे ही तसल्ली कर दिया यार, शादी तो कर दी, पता नहीं कब तक चलेगी। उसी मानसिकता से बच्चा पैदा हुआ 24-25 साल तक, ठीक है तो रखो, नहीं तो छोड़ दो, त्याग दो, यही चीजें उसके जीवन में आ गई। इसलिए हर रिश्ता टूट रहा है, कारण बचपन से बच्चे को फोन दिया जा रहा है। और जो माताएं केवल बच्चों को भोजन के लिए फोन देती है, वो मूर्खता कर रही है। भोजन केवल ये नहीं कि उसने खाना खा लिया, जिस विचार से वो ग्रहण कर रहा है वो ज्यादा महत्व करता है। इसीलिए भोजन के समय आपको फोन, टीवी, अखबार सब बंद करने के लिए कहा जाता है, ताकि उस आहार से
ज्यादा वो प्यार आप महसूस कर पाओ जो माँ ने, पत्नी ने, दादी ने जिस रूप में आपको दिया है। लेकिन फोन देखते देखते आजकल तो माताएं करती है, अरे शोर मचा रहे, ले फोन ले ले, अरे क्यों चू चू कर रहे हैं, फोन ले ले। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के रूप में, चाहे पिता है चाहे माता है, यही काम कर रहे हैं। फिर कहते बच्चा कहना नहीं मानता, गुस्सा ज्यादा करता रहे, चिड़चिड़ा हो गया, कारण हमने खुद की नासमझी की। तो निवेदन है, जो माताएं फोन से बच्चे को दूर रखो 4-5 साल तक, उसको पता ही ना फोन होता है, हाँ सिखाओ, तकनीक से मना नहीं कर रहे, उसे कंप्यूटर, लैपटॉप, नेट सब चलाना आना चाहिए। लेकिन समय के साथ हनुमान जी की कथा के साथ हम जोड़ते हैं आपको। हनुमान जी छोटी अवस्था में तो उन्हें बहुत सारी शक्तियां मिल गई, तो वो छेड़खानी करते थे छोटी अवस्था में, किसी को तंग करते, किसी दाढ़ी खींचते, किसी का हवन उठा दिया, ऐसे जो सुना था माने। फिर उनको श्राप भी मिला कि तू तेरी सारी शक्तियां भूल जा, जब जरूरत हो तब याद आए। फिर भूल गए, फिर वो अपना जैसा काम दिन सामान्य व्यक्ति की तरह करने लगे। फिर एक अवस्था आई जब जरूरत पड़ी, समुद्र पार करना था, माँ सीता का पता करना था, तो बताया एक रीछ था, क्या नाम था उसका, जामवंत। हाँ, जामवंत नाम था उसका। उन्होंने उसको बताया आपके अंदर शक्तियां थी, याद दिलवाई, उनको वापस याद आ गई, उन्होंने लंका पार कर दी। ये जामवंत कौन है? एक रीछ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या है, जो आपके समीप रहता है और आपको आपसे ज्यादा जानता है। हमारे जामवंत कौन है? हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारे अध्यापक अध्यापिका, जो बच्चे को नहीं पता उसके अंदर क्या क्षमता है, लेकिन उससे ज्यादा उसको वो समझता है, वो जानता है। जो भविष्य के बारे में बताते, इसका चरित्र कैसा हो, कैरेक्टर कैसा हो, ये कौन बताएगा? जो जिसने उसको पढ़ाया है। 10वीं तक जाके बच्चे को ये नहीं पता कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी दिशा में जाके अपना भविष्य बनाए। 12वीं कर लेता है, फिर अब क्या करे, ग्रेजुएट हो जाता है, मास्टर डिग्री कर लेता है, अब पूछते क्या करूं, कारण उसको बचपन से सिखाया ही नहीं क्या। इसलिए कोशिश करो बच्चे को इतना सदैव, इतना सशक्त बना दो, कम से कम अपने निर्णय वो स्वयं ले। छोटी सी चीज होती है, पूछना पड़ता है, अरे मेरे कपड़े कैसे लग रहे, ये ले लो, क्या बात है, कपड़े आपको पहनने, पैसे आपके लग रहे हैं, पूछ दूसरों से। हाँ सलाह शेयर अलग बात है, लेकिन मेरे को तो ये पसंद है, उसने मना कर दिया, मुझे पसंद नहीं। छोटी सी चीज है, लेकिन उसके स्वभाव में जब डल गई तो बड़ा जब होगा तो भविष्य में निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए बिखराव बढ़ता जा रहा है हर रिश्ते के अंदर। इसीलिए योग हर जगह से टूटता जा रहा है। योग के ऊपर विश्वास न होने का कारण ये है क्योंकि हम छोटे नियमों पे काम नहीं करते। शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपको उछल कूद करवा दो, आसन प्राणायाम कर दो, शरीर से तो क्या पता ठीक हो जाओ, रोग मुक्त हो जाओ, लेकिन मन में तो वही विकार है। हमें जड़ पे काम करना है, तब जाके ठीक होगे। पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कोई पेड़, आम का पेड़ लगा हुआ है, फल खराब होने शुरू हो गए, पत्ते खराब होने शुरू हो गए, क्या करेंगे? पत्तों को धो अच्छे से, एक एक पत्ते को, फिर उसके ऊपर टीके लगाओ, पत्ते के ऊपर। फल खराब हो गए, फल को धो, उसके टीके लगाओ, ऐसे ठीक हो जाएगा। जड़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम यही नाम समझी जा रहे हैं। दिक्कत कहीं होती है, उपचार कहीं होता है। औषधि तो अपना प्रभाव दिखाएगी, हो सकता है उस भाग को थोड़ा सा ठीक कर दे, लेकिन बाकी तो जड़ पे काम करना पड़ेगा। आपके शरीर की जड़ आपका पेट है। पेट साफ के ऊपर पूरी मेहनत करो सबके लिए कि पेट साफ हो जाए, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। माने पेट साफ है, अब जो भोजन ग्रहण करेगा उससे ऊर्जा बना के शरीर में बांटेगा, वो शरीर का काम। आप गंदगी तो निकालने वाले हो जाओ, शरीर से गंदगी निकलेगी सिर्फ इतने से। उसके बाद आता है कि स्नान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। स्नान किस पानी से करें? आजकल तो भरपूर गर्म पानी से नहाया जा रहा है। सेका सा लगे ना तब कहता हाँ सेक लग गया, ठीक है। 30 डिग्री से वो नहीं होना चाहिए ज्यादा गर्म। अपना मान लो हमारे शरीर का कितना होता है, लगे वो बॉडी का उनका कितना लगता है, 30 डिग्री यही बताते हैं। दोनों से नहा के देखते हैं। गर्म पानी से नहाए, मानी शरीर के तापमान से ज्यादा पानी, शरीर की नसें खुल जाती है, अच्छा लगता है, पूरा खून तेजी से दौड़ रहा होता है। इन सरल भाषा में आपका बीपी बढ़ गया। सर आ गई, मतलब फर्क देख लिया, वो गीजर खत्म हो गया और बेटे ने बताया नहीं, वो मुंह धो के आ गया और मैं वो गीजर खत्म हो गया, मैं तो मुंह धो के काम कर गया। अब मैं अंदर चली गई, गुरुस किया ना, वो कौन किया, थोड़ा उड़ेल दिया पानी, फिर ठंडा। मैं भैया तो अच्छे करके नहीं नहाए तो दीपक कौन लगाएगा वाला काम। नहर का कितना आप ठंडा मानो पानी नहीं, था। डॉक्टर ने फिर फटफट नहर का पूरा ठंडा पानी था ना। और इतना आज भी अलीका गांव में 15-20 बंदे हैं जो सुबह आके नहर में नहा के जाते हैं। उनकी एज सबकी 40 से ऊपर है। 60 साल का तो एक वो संत है, वो नहाता है। उनका अंतर महसूस करो। सर, कम्युनिटी वो क्या यही चीज है, गर्म से नहाओगे तब तक आराम आएगा, लेकिन नहाने के बाद आपके शरीर से एकदम टूटेगा, बीपी बहुत तेजी से गिरेगा, ब्लॉकेज के चांसेस
अपने आप इन्हें लीड आलस आलस भी आता है। बिल्कुल है, बीपी एकदम से डाउन करता है। बेचैनी, आलस, ब्लॉकेज के सबसे ज्यादा चांसेस जो गर्म पानी से नहाते हैं। ठंडे से नहाओगे, हाँ इतनी देर तो मेहनत है, जब तक पानी गिरेगा तो बहुत बहुत बुरा लगता है, सोच के ठंड चढ़ जाती है। लेकिन सारी हिम्मत खुल जाती है। लेकिन एक बार नहा ली, ये तो एक उदाहरण, ये भी क्यों ना पाई इसका कारण है कि गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी। कल को गीजर ठीक हो गया, ठंडे से नहीं नहाएंगे, पक्का नहीं नहाएंगे। फिर तो मैंने घंटा और बाल्टी दोनों उड़े के ठंड लगने लगती थोड़ा सा। कम समय में मैं बस मैं जाऊँ कम समय में कम पानी से स्नान होता है जब ठंडे से नहाते हो। गर्म के अंदर ज्यादा टाइम लगाते हो, ज्यादा पानी खराब करते हो। एक तो वैसे प्रकृति के संसाधनों का दोहन करते हो, दूसरा आप स्वस्थ रहते हो। एक दिन में इतना अच्छा लगे, रोज अगर कर ले तो आज तो मजबूरी में करना पड़ा लेकिन अंतर महसूस हो गया। इसलिए कहा जाता है एकदम ठंडे से ना सही, जितने गर्म से नहाते हो उसको कुछ कम करो। गुनगुना क्या जिस गर्म पानी से आप नहाते हो उसमें 2 डब्बे ठंडे डालो ताकि वो चीजें आए, और धीरे 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 इन चीजों को करोगे, आप महसूस करोगे आप वही ठंडे से नहा सकते हो। आज इन्होंने उदाहरण दिया ना 30 जाने से, आप उन्हीं में से गिने जाओगे जब आप नहाना शुरू करोगे। और एक बार आपका शरीर बहुत अच्छा लगे, जो वर्कआउट करते हैं ना उनको तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हम करते हैं, सुबह एक्सरसाइज होती है हमारा, 6 से लेके 8, 9, 10 बजे तक रहता है, पसीना आता है, बुरा हाल होता है। घर पे जाके टूटी चला के नहा लेते हैं, शरीर एकदम रिचार्ज होता है, सारी टूट फूट शरीर के अंदर हुई सारी ठीक कर दी ठंडे पानी में। आप भी तो कर सकते हो, शुरुआत करो। एक दिन मुश्किल होगा, 2 दिन मुश्किल होगा, आंख बंद कर गर्म पानी की व्यवस्था ही ना रखो, बाल्टी ना रखो आप, गर्म वैसे तो नहा नहीं सकते। अरे नहर वाले से तो फिर भी नहा सकता है बंदा, टंकी वाले से भी ना। अरे टंकी वाला बहुत मजे आते हैं। इस तरह करना जो ताजा पानी आता है धरती से निकलता हाँ, है, जो मोटर से चलता है, मोटर से, चलता है, वो ठीक है। उससे नहा सकते हैं। हाँ, उससे नहा सकते हैं। उसी से नहाना। फिर एक बार शुरुआत करो, जो ताजा पानी है तो उससे नहाओ। मोटर वाले पानी। एक दिन ये काम करें, ताजा पानी के साथ नहा लोगे, सप्लाई का पानी है तो उससे नहा लो। ये नहीं कि टैंकी वाले से नहाओ, कल को जाम होके बैठो। कोशिश करो थोड़ा 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 तो मैं अपने की चल रहा है application ना करूँ। ओ पूरे गरम से नहा लो और उसके बाद पानी पूरा टंकी मैं अरे, तो रखा है महिलाएं- शिल्पा मैडम पानी पड़ रहा सी मैं लग रहा पानी पड़ रहा ना पता नहीं कितने रखे हैं ओ विनोद ने चलो वो हमारे लिए किया होगा और खुद कहीं और होंगे, इसलिए तो अब एक ट्रॉफी बच गया ट्रॉफी बचे अब एक चीज बच गया और मच गया, थोड़ा सा अंतर है। हम कहा थे पानी पीना, ठंडे पानी से नहाओगे आप स्वस्थ रहोगे, शरीर के अंदर गर्मी नहीं पड़ेगी, और नहाने के बाद तो इतना अच्छा लगता है जैसे रिचार्ज हो गया, हल्की फुल्की हो गई। तो एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा। महिलाएं तो इतनी सभ्य है, इतनी सशक्त है, जेठ के महीने में भी जेठ गर्म पानी से नहाती है। इतनी जून की सर्दी है, क्यों घर पे एसी चल रहे हैं, घर पे गर्मी थोड़ी है, बाहर गर्मी है, इतने गर्म पानी से नहाती है, वो बीमारी क्यों नहीं होगी, क्यों उनका फैट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। नहाओ गर्म पानी, बीमारी ब्लॉकेज बढ़ेगी, बीमार होगे, जोड़ खराब हो जाएंगे, चल नहीं पाओगे, खत्म हो जाओगे अंदर से, जब आप गर्म पानी से स्नान करते हो। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण आपको बताया, रबड़ से जितना जल्दी मुक्त हो जाओगे, आपका तंत्रिका तंत्र ठीक हो जाएगा, माइग्रेन, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, सर्वाइकल, ये सब दूर हो जाएगी आपकी। केवल रबड़ को दूर करो। उसके पीछे अंगी होती थी, अंगी कपड़े की बनती थी, शरीर की आकृति के अनुसार शरीर को ढाल लेते थे, और वो चीज रहती थी। एक शरीर का ढीलापन रहता है, महिलाओं में ज्यादातर रहता है कि स्तन का आकार ढीलापन, आयु बढ़ती कहते ढीले हो गए, काम लो, टाइट टाइट कपड़े पहनो, टाइट हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। जितना टाइट कपड़े आपने पहने उसके पास रक्त का प्रवाह कम हो गया, तो मांसपेशियां और ज्यादा ढीली हो जाएंगी, और ज्यादा, हाँ फ्री है ढीले, इसके अंदर खून का दौरा ज्यादा चल रहा है, इसलिए बुजुर्ग महिला होती है तो उनका वक्ष स्थल बहुत सही रहता था आजकल युवाओं की अपेक्षा। तो महिलाएं ना समझी थोड़ी छोटो, रबड़ से दूर हो जाओ, आपका शरीर वैसे ही सही रहेगा। सुंदर दिखना चाहते हैं लेकिन गलत तरीके से दिखना चाहते हैं, फैट बढ़ गया, एक ट्यूब पहन लेते हैं रबड़ वाली, चिपका। अरे वो ऐड आती होती है, आप 1 मिनट के अंदर पेट है, मैं देखने लग गया यार, खैर कमाल होगी, लोग अभी खरीद लेते हैं, खरीदते हैं। ये कहाँ पे था, देखिए पाश्चात्य देश के अंदर क्या था, फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि तापमान ऐसा, उसको छुपाने के लिए रबड़ नीचे पहनते थे, हमें बहुत सुंदर लगते थे। उससे क्या हो गया, अंदर के अंदर बढ़ना शुरू, गर्मी बढ़ती रही, वो और ज्यादा बढ़ गया। जो चीज बढ़ रही है उसको दबा के नहीं रोका जा सकता, उसे तो खत्म करके ही रोका जा सकता है। और हमारे शहर के अंदर बहुत ऐसे हैं जो नीचे पहले तो पजामिया सी पहनेंगे रबड़ वाली, यहाँ तक पेट मोस लेंगी, ऊपर भी आता होगा ऊपर वाले पहनते हैं, फिर जाके दूसरे कपड़े पहनते हैं, उसमें सांस नहीं आता,
सिर्फ इसलिए दूसरा मुझे ऐसे ना कहो कि मोटा हो गया, मोटी हो, महिलाओं में ज्यादा रहता है आकर्षण, आपका भाव रहे, सौंदर्यीकरण आपके अंदर ज्यादा रहता है, लेकिन गलत तरीके से ना करो, इससे आप और बीमार हो जाओगे। उस रबड़ से मुक्त हो जाओ। आजकल तो कपड़े स्ट्रेचेबल आने लगे, पजामे, पैंट, शर्ट, सारा स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल। जाने न जाने तो दबाव थोड़ा ही सही, लेकिन दबाव तो है, वो आपको बीमार करेगा। तभी आपकी नाड़ें खराब होगी, तभी नसें खराब होगी, तभी ब्लॉकेज होगा, तभी डॉक्टरों का काम चलेगा। देश के विकसित होने या ना होने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस देश में हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है तेजी से, इसका मतलब देश बीमार ज्यादा हो। जिस देश के अंदर विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब शिक्षित होता जा रहा है। मान लीजिए बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा देश किस दिशा में जाए? शहर की, देश की छोड़ो, शहर की बात करो, हॉस्पिटल की तरफ हर एक शहर में डबवाली रोड है, हर एक हॉस्पिटल शहर में रोड नाम रख देंगे थोड़े दिनों में। हॉस्पिटल हॉस्पिटल इतने क्यों बढ़ रहे हैं? माने इतने बीमार हो रहे हैं। अब पीछे कोरोना आया था, बीमारी कहाँ गायब हो गई थी? माने जानबूझ के बीमार होना चाहते हैं। वही है ना, यहाँ पे भी आते लोग, थोड़ी सी इतनी दातरी लगी होती है, पट्टी करनी थी, इंजेक्शन लगाना थी, इसी से बचना है। वो इंजेक्शन अपना काम करे ना करे, लेकिन मिट्टी भी तो लगती थी। किसान खेत में काम कर, छिल जाता था, मिट्टी लगाई या बाथरूम किया, बाथरूम वैसे सबसे ठीक हो बढ़िया है जी, ठीक सबसे है। अच्छा होता है। आज भी तकनीक है अपने पास, ठीक होता है, जल्दी मेरा होता है। आज भी जो फर्स्ट एड है ना यही है। होता है। बच्चे जब खेलते थे ना, हम छोटे होते थे, बहुत चोट लग जाती बहुत थी, बार दातरी लगती है। बाथरूम करते ठीक हो जाता है। बहुत सरल तरीके, हम यही डेटॉल के चक्कर में होना चाहिए, हाँ। वो और ज्यादा खराब रहता है। धूप लगा के कर लो और ज्यादा ठीक। सलाइवा तो लगता है, हर चीज वैसी करता है इंसान को छोड़कर, सलाइवा से ठीक करता है। मैंने दांत हमेशा इसी चीज से ठीक किए, तो किसी हो जाए, मैंने कभी आज तक कोई क्रीम नहीं यूज किया। जहाँ सुबह उठो, देसी बस दारू, वो लगाता था मैं, और मैं कहता दूसरे दिन रिजल्ट। चलिए, अब हमने क्या किया? पेट साफ कर लिया, स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए। अब थोड़ी सी चर्चा खाने के बारे में बता दें। खाना कैसा हो, खाना कितनी बार खाना चाहिए? एक बार खाना खाते हो, डाइजेशन आपका कितनी देर में शुरू होता है? जो डाइजेशन होता है, पाचन तंत्र कितनी देर में शुरू होता है? हम जब खाना शुरू करते हैं, माने जो जूस निकलने हैं, रेनिन, पेमेंट, कैप्सिन, जो सारी चीजें होती है, कैप्सिन वगैरह, जो प्रोटीन पचाया गया, कितनी देर में शुरू होते हैं? यहाँ पे जाएगा, पहले तो एसिड होता है, HCl होता है, वो क्या होता तो है, लेकिन कितनी देर में चलेगा? 20 मिनट का समय होता है। 20 मिनट बाद वो स्टार्ट हो जाता है। तो खाने खाने का समय कितना? 15 मिनट। 15 मिनट में आपका खाना पूरा हो जाएगा। जब आप फोन बिना देखे, बिना टीवी देखे, बिना अखबार पढ़े या बिना बातें करे खाना खाओगे, तो माने आप सिर्फ भोजन से जुड़ोगे तो आपका 10 से 15 मिनट में खाना होगा। नहीं तो 20 मिनट के बाद आप बातें करते रह जाओगे या टीवी देखते देखते 1-1 घंटे तक खाना खाओगे। शरीर सोचेगा मैं इसको पचाऊं क्या, नहीं तो पचाऊं क्या नहीं, इसलिए अपच हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। इसी कारण होता है। हमने नर्वस सिस्टम को तो डिस्टर्ब कर रखा है, केमिकल रिएक्शन अंदर होनी, उसको चलने नहीं दे रहे। तो इसको समझना है, खाना खाओ तो केवल खाना खाओ, और खाने का मतलब पेट भर के खाना खाओ, तभी खाना रहेगा। और बार बार दिन में खाते रहोगे, डाइजेशन 1-1 घंटा चलता रहता है, तो आपका 7 से 8 घंटे डाइजेशन चले। दिन में 7-8 बार तो वैसे खा लेते हैं, मूंगफली खा लो, चना खा लो, आपने वही समस्या कर दी। अब 1 घंटे शरीर पचाएगा, पचने के लिए है नहीं उसके पास, फिर गर्मी पड़ेगी, गर्मी बढ़ते आपको कफ बढ़ जाएगा, जुकाम हो जाएगा, जिसको आप गोलियों से दबा लोगे, जिससे आपको अस्थमा हो जाएगा। इससे बात नहीं बनेगी। शरीर आंतरिक अंग को बचाना चाहता है, इस भाग में सारे इंटरनल ऑर्गन है, इतने से भाग में, और जिसकी चर्बी यहाँ से बढ़नी शुरू होती, कारण इन अंगों को बचाने के लिए शरीर परत बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है। तो पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को देख लेना, मोटापा केवल और केवल आपके पेट से ही आएगा और कोई अंग नहीं बढ़ेगा, कारण आपने पेट की गर्मी बढ़ाई हुई है। इसलिए कहते हैं जिसकी गर्मी कम हो गई उसका फैट वैसे ही खत्म हो जाएगा। मोटापा बीमारी नहीं है, ये संकेत करते हैं कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है। उस गर्मी से शरीर के आंतरिक अंगों को बचाने के लिए शरीर में परत बढ़ाई है, इसको संभाल लो। नहीं तो एक यहाँ से छोटा सा टायर बनता है, फिर दूसरा टायर बनता है, फिर तीसरा टायर बनता है। आजकल तो पुरुष होता है वो तो यहाँ पर 8 पैक बनाता है, 6 पैक बनाता है, महिलाओं के यहाँ बनते हैं 2, 4, 6 पूरी कमर ऐसे गोलू मोलू से करके क्यों करके रखी? शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं, खाने का पता ही नहीं। सारा दिन खाना खा लिया तो खा लिया, ना खा लिया तो ना खा लिया, पानी पिया तो पिया, नहीं तो नहीं पिया। इस कारण बीमार है। खाना समय पे खाओ, कितनी बार खाओ समय पे? दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन में 12 घंटे, सुबह 6 से शाम को 6 बजे। इसको आप 3 अंतराल में बांट लो, 3 से भाग करोगे 4-4 घंटे का अंतर आ जाएगा। 4 के 12 हो गए, तो 3 बार खाना खाओ। सुबह खाना खाओ 8 बजे, मान लिया आपने 8 बजे खाना खा लिया, पेट भरकर खाना खा लो। अब 4 घंटे तक भूल जाओ कि आपको कुछ भी खाना है। कुछ भी का मतलब चलते फिरते कुछ नहीं खाना, ताकि शरीर उसे अच्छे से पचाए।
4 जोड़ दो 8 में 12 से 1 बजे का समय बचता है। 12 से 1 के बीच में 1 बजे तक आपका खाना खा लिया दोबारा, फिर उसके बाद 4 घंटे जोड़ दो 5 से 6, 12 घंटे पूरे। 12 घंटे में 3 बार खाना खाओ तो शरीर उसे अच्छे से पचाएगा, उसका रस भी निकालेगा और शरीर पे लगेगा और एक मोटापा नहीं आएगा। मोटापा किसको आता है? या तो बहुत ज्यादा खाता है उसको तो आएगा, लेकिन जो कम खाता है उसको मोटापा कैसे आएगा? मान लीजिए एक बार सुबह खाया, एक बार शाम को खाया, सुबह वाला खाना शाम तक ऊर्जा नहीं दे सकता, कारण वो डाइजेस्ट हो गया। अब शरीर क्या करेगा? अरे तो खा ही नहीं रहा, लेकिन हमें शरीर को चलाना, एक काम करो, जैसे ही कुछ खाए उससे फैट बना दो, चर्बी बना दो, ताकि शरीर से वो चीजें काम चलाते हैं। इसलिए जो कम खाना खाता है, जो डाइटिंग बहुत कम कर दोगे तो शरीर को खाएगा, पतले हो जाओगे, लेकिन दोबारा जब भी भूख लगी या भोजन मिलेगा, कभी अकाल दूर होगा, 5-6 महीने शरीर को पतला करोगे, वो पहले से ज्यादा करेगा। कि पहले जब अकाल आया था हमारे पास पहले टैंकी होती थी 100-150 लीटर की, अब 500 से 1000 लीटर की होगी। वही हमारे शरीर के साथ हो रहा है। पहले छोटे छोटे गोलू मोलू थे, अब तो ट्रक वाले आ गए, जेसीबी वाले आ गए। जैसा शरीर को आपने किया वैसा होता जा रहा है। शरीर को खराब हम करते, फिर करते कोई एक्सरसाइज बताओ, कोई जिम बताओ जिससे हम पतले नहीं हो सकते। शरीर के आधार पे काम करो। 3 बार खाना खाओ, कम भी खाओगे तो भी बीमार, ज्यादा भी खाओगे तो बीमार। योग के अनुसार तो 1 बार खाना खाओ, लेकिन उसके लिए दिनचर्या आपकी वैसी होनी चाहिए, नहीं तो आप बीमार हो जाओ। दिनचर्या तुम्हारी बहुत बेकार है, तो आप योगी वाला भोजन खाओगे तो योगी बनो ना, हम ऊपर जरूर पहुंचाओगे समय पे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए 3 बार। 3 बार का मतलब 3 बार। हाँ, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका पित्त बहुत बड़ा होता है, माने उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है, उन व्यक्तियों को बार बार खाने की सलाह दी जाती है, जिनको खाना खाते भूख लगती है। अगर पित्त वाला व्यक्ति कम खाना खाएगा तो वो बहुत पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, धातु भी कमजोर हो जाएगी। तो अपनी पहचान होती है, मुझे भूख बार बार नहीं लग रही, इसका मतलब ठीक है, 1 बार खाना पेट भर के खा लो, कम कंजूसी नहीं करनी। और कुछ तो इतने, अब क्या बात करें, हमारी दिनचर्या ऐसी है, आहारचर्या दिनचर्या तो मिक्सअप कर रहे हैं। जो दिनचर्या हमारी 50 साल पहले थी, 100 साल पहले थी, वो अब नहीं है। हमें कहते हैं आप एक काम करो, घास पत्तियां खाओ, फल फ्रूट खाओ, सब्जी रोटी छोड़ दो। पहले काम कैसा होता था, अब काम कैसा है? पहले डाइजेशन कैसे था 100 साल पहले, अब डाइजेशन कैसा है? डाइजेशन इतना कचरा भर देते हैं दिमाग में, पता नहीं उसका भी कारण, वो पढ़े ही ऐसे बेचारे, आयुर्वेदाचार्य भी ऐसे ऐसे, सब्जी रोटी आटा दूध दही सब बंद करो, आप सलाद पे आ जाओ, फलों पे आ जाओ। अरे इससे तो पतले अपने आप ही हो जाएंगे, कुछ पचने को है नहीं, ऊर्जा फाइबर या पानी निकल जाएगा वैसे वैसे। शरीर से काम भी तो लेना है, सारा दिन ऊर्जा भी तो चाहिए, इसलिए आपको घी दूध लस्सी रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन उनका संतुलन बनाना पड़ेगा। सलाद खाओ। अब एक काम करना, सब्जी में एक नियम करो, गाजर आई हुई बहुत से, कौन सा खाना खाएं जो ऋतु के अनुसार होता है, वो डाइटिशियन की जरूरत है। हमें पता ही नहीं कौन सी ऋतु में कौन सा फल कौन सी सब्जी होती है, इसलिए हमें डाइटिशियन के पास जाना पड़ता है। आप एक काम करो, अपने ऋतुचर्या निकालो, नेट पे भी मिल जाएगी। ऋतुचर्या क्या कहते हैं, ऋतुचर्या फॉलो करो, जो कहते हैं मतलब सीजनल जो फ्रूट या सीजनल जो चीज होती है उनके बारे में चर्चा करो। एक चार्ट लगा लो, जो भी आए 5-7 दिन देखो याद हो जाएगा। ऋतुचर्या की चार्ट लगा लो, बहुत आसान है, कौन सी सब्जी कौन सा फल कौन से महीने में होती ध्यान रहेगा आपको, वो खाओ, अपने डाइटिशियन खुद बनिए। अब एक काम करना, सर्दी में हाँ लगाइए छोटी छोटी चीज, इसका अब गाजर बहुत हो रही है, सुबह खाना खाने से पहले 2 से 3 गाजर खाओ, पचने के लिए तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उससे क्या जबड़ा बहुत चलेगा, थक जाएगा, दुखने लगेगा। क्या है, स्लाइवा ज्यादा बन गया, स्लाइवा अंदर गया, अब पेट भर के खाना खाओ, खाना भी खाया जाएगा, स्लाइवा पर ज्यादा रहेगा, एसिडिटी भी खत्म होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, बिना मेहनत के। दोपहर में जब भी मौका मिले गाजर खा लो, चबाने में बहुत जोर आता है, तो स्लाइवा ज्यादा से ज्यादा बनाओ, स्लाइवरी ग्लैंड ज्यादा एक्टिव करो। और एक खाना खाने में जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, अपने ऊपर ऑब्जर्व करना, खाना खाओगे केवल और केवल एक जार सब्जी, वो भी लेफ्ट वाली, राइट साइड लेके नहीं जाते खाना, पुट्ठी साइड से खा के दिमाग उल्टा कर दिया। खाना खाओ दोनों तरफ जाना चाहिए, इतना ध्यान रख लेना, इतने से भी बहुत अंतर आ जाएगा। थोड़ी देर चबाए, उसको दूसरी साइड पलट दो, आप खुद महसूस करोगे स्लाइवा ज्यादा मिलके जा रहा है। वैसे एसिडिटी खत्म हो जाए, एसिडिटी की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, बिकासुल जो रहती है देखनी भी नहीं पड़ेगी, शीशम के पत्ते खाओ, वहां तक ना जाओ, सिर्फ इन चीजों को प्रयोग करो, आप महसूस करोगे बहुत सारा अंतर आएगा। अरे स्वस्थ रहना दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम, जो शरीर खुद करता है, उसके लिए आपको करना ही नहीं पड़ता कुछ। हाँ, आप बीमार होना चाहते हो, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। समय पे ना उठना, जब पेट साफ करने का समय निकल जाता पेट साफ करना, जब खाने का समय नहीं है तब खाना खाना, माने आप इनकी नहीं सुन रहे तब आप बीमार हो जाओगे। तो मुश्किल काम कौन सा है, तुम चप्पल क्यों निकाली? बीमार होना। कोई गल नहीं, इतनी ठंड हो गई है, ठंड पता
ठीक है कुछ थोड़ा लेट आज 1:30 बजे तक का टाइम है। समय क्या वो होगा? कोई बात समय 1:30 हो गया। अच्छा चलिए जी, क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप सबने अच्छे से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने को अगर चीज अच्छी मिले तो सुननी चाहिए। देखिए हमारी कोशिश यही है कि हम जितना दे सकते हैं, जो हमें मिल रहा है हम चाहते हैं सुनिए। आप सारा दिन तक बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ जो सीखा है निकल रहा है, हमें नहीं पता, कोई याद करके नहीं आएंगे क्या कुछ बताना है। जो आपसे ही सीखे आप ही को बता रहे हैं, लेकिन इन चीजों को आप सुनो। एक प्रयोग करना है, थोड़ा सा गांव के व्यक्ति को जोड़ो, वो भी चाहता है सुनना, लेकिन उनको ये चीज मिल नहीं पा रही। थोड़ी सी कोशिश हम करें, जैसे आज संख्या बढ़ी है, कोई ना कोई व्यक्ति नया जुड़ा है, तो हर बार कुछ ना कुछ नया जुड़े, ताकि पूरा गांव एक तरफ जागरूक हो जाए। ये नहीं कि स्वस्थ हो जाए, नहीं, जागरूक हो जाए। स्वस्थ क्यों होएगा? क्योंकि उसे अपने बच्चों को पालना है। बच्चों को पालने के लिए आपको घर पे खेती करनी पड़ेगी। 2x6 के अंदर इतनी सब्जियां उगा लो, घर का बच्चा स्वस्थ रहेगा। क्यों बाजार में जाते हो, क्यों कचरा खाते हो? इन चीजों पे तो काम कर सकते हो। इतनी बच्चा खुरपी चलाएगा, जब उसके पास चलाने के लिए कोई चीज होगी, घर पे फूल लगाओ, फल लगाओ, सारी चीजें लगाओगे ना, बच्चा मिट्टी में मेहनत करेगा, वो वैसे स्वस्थ हो। कुछ मिट्टी वो खाए भी गा, खाने दो। मिट्टी खाने से तो भूमि तत्व आपका मजबूत है, वैसे स्वस्थ हो जाएगा। चलिए, मिट्टी लगनी ही नहीं चाहिए बच्चे। तभी बीमार हो गए। यहाँ पर हम तो उदाहरण देते दो हैं, खुद भी मिट्टी बताते घर में हैं। लाके रखते हैं जिनके घर पक्के होते हैं। नेचर डेला कला है, खुद है, उसके अंदर सरपंच साहब थे प्रहलाद सिंह, वो खुद बताते हैं। अपनी बेटी को, उनकी छोटी थी ना, तो जो लॉलीपॉप होती टॉफी वो खा रही थी, वो प्लास्टिक अंदर लग गया, गिर गई थोड़ी सी, तो उसका खून नहीं रुक रहा था। सारे डॉक्टरों से हर तरह की दवाई ले ली, कुछ समय रुके, फिर शुरू हो गया। दिल्ली, जयपुर, सारी जगह दिखा रहे हैं। फिर दिल्ली के अंदर कोई, बेंगलोर से शायद कोई आता है डॉक्टर, 15-20 दिन में एक बार, उनका समय लिया, उन्होंने फिर से रिपोर्ट कराई, महीने बाद फिर आई, खून रुक नहीं रहा। फिर उन डॉक्टर ने सारा कुछ देख लिया, सब कुछ नॉर्मल था। उससे पूछा कि आपके घर मिट्टी है कि बच्चा मिट्टी खाता है? कहते नहीं, मिट्टी तो हम देखने भी नहीं देते, घर पे आती नहीं। उन्होंने कहा एक काम करो, घर पे एक ट्राली मिट्टी गिरा, उस पर छोड़ी। वो बच्ची जब उस मिट्टी पे गई, थोड़ी सी उसने खाई, थोड़ी उसके वो खून रुक गया अपने आप से, और आज तक उसकी अब वो 25 साल की हो गई आराम से, आज तक उसकी दिक्कत ही नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी खाने से। तो बच्चों को मिट्टी खाने दो। महिलाएं तो वैसे ही बहुत खाती है, गाजनी मिट्टी मिल जाए तो पता नहीं क्या अमृत मिल जाता है। हाँ, और वो घड़े फोड़ फोड़ के खाने वाली, उसके ढकनी फोड़ फोड़ के। हाँ देखिए, थोड़ी तो अच्छी है, ज्यादा घातक है, आपको नुकसान करेगा। कुछ कुछ पहले क्या होता था, हर रोटी चूल्हे की रोटी होती थी, हर रोटी के साथ थोड़ी थोड़ी राख जाती थी, आप स्वस्थ होते थे। आजकल गैस जाती है रोटी के साथ। महिलाएं एक काम करो, रोटी जब सेको तो उसे गैस पे मत पलटो, तवे पे थोड़े से कपड़े से दबाओ, वो रोटी खा लो। और हो सके तो देसी गाय का गोबर जला लो, उसको छान लो, ताकि बाल वगैरह ना, उस राख को प्रसाद के रूप में खाना खाने के बाद चाटना शुरू कर दो। अंतर आप खुद महसूस करो कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा। चीजें बहुत सारी गाय के है। गोबर। हाँ, देसी गाय का। राख ही देते थे पहले, जे लोग साइंस के पास पानी में डाल के पीनी, ये करना। ये थोड़े स्वाद करके ना, जैसे तंदूरी पे लगाते हैं, खुद को खुद राख लगती है। वो अच्छी बात है, राख थोड़ी छान के रखी। ये जो आलू का पानी बंद कर दिया कई जगह से, हाँ जी, गवर्नमेंट खुद बैन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। नया आरो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, कारण ये कुछ छोड़ता नहीं। क्यों? घुटने खराब तब से ज्यादा होने लगे जब से आरो घर पे पहुंच गए, गांव के अंदर पहुंच गए, हर घर में आरो वाला पानी पीते हैं। आप एक काम करो, पानी जो हो या तो उबाल लो, बरसात के समय गंदा पानी आता, आरो का आ जाता है, तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच मिट्टी मिला दो। कौन सी? राख वाली, ठीक है, इससे वो तो ठीक है जी। आप सबने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। समय है, अच्छी अच्छी बोलते समय कोई ऐसा शब्द, कोई बात बोली जिससे आपको ठेस पहुंची, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब फिर से मिले, लेकिन अर्थ और ज्यादा अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।